देखो अब हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में आपके 3 क्वेश्चंस हैं। पहला है हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है cos 2x का, ठीक है। आप सबको पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, बताओ क्या होता है, sin x प्लस सी। पता है कि नहीं पता, फॉर्मूले याद करो, उसमें लिखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, हमारा sin x होता है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बताओ। सो cos 2x dx का जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आएगा, sin 2x। एक बात याद रखो, ये मैंने आपको स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन वीडियो में भी नहीं बताई थी, क्योंकि मैं चाहता था कि जब मैं क्वेश्चन कराऊँ तब आपको बताऊँ। कभी भी अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो, कभी भी अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और उस फंक्शन में x के साथ जो भी आपका कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, x के साथ जो भी कांस्टेंट आपका जुड़ा हुआ है वो इंटीग्रेशन करते वक्त आपका आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। जैसे मुझे cos 2x का डेरिवेटिव करना था तो मुझे पता है cos x का डेरिवेटिव, सॉरी मुझे cos 2x का इंटीग्रेशन करना था तो मुझे पता है cos x का जो इंटीग्रेशन होता है sin x। तो cos 2x का इंटीग्रेशन हो गया sin 2x। लेकिन फिर मुझे पता लगा कि x के साथ 2 अटैच्ड है तो 2 आ जाएगा नीचे और प्लस आपको सी तो हमेशा लगाना पड़ता है। तो ये हो गया cos 2x का इंटीग्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब अब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ ये बात कि अगर आप किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर रहे हो और फंक्शन के अंदर x के साथ a जुड़ा हुआ है, सुनना है, फंक्शन में x के साथ a अटैच्ड है, तो जब आप फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो मान लो फंक्शन का इंटीग्रेशन तो fx आ गया, लेकिन अपॉन में ये a नीचे आ जाएगा प्लस c, ठीक है, ये याद रखना आप, ठीक है। अब जो हमारा सेकंड, ये एग्जाम्पल नंबर में पहला है। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो इंटीग्रेशन होता है ये क्या होगा, हर एक फंक्शन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सो ये कैसा हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, देखिए अब ये सबके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा प्लस 4x dx प्लस, अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका कांस्टेंट टर्म होता है वो इंटीग्रेशन से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो यहाँ पे क्या जाएगा बताओ, 3 बाहर आएगा, 4 बाहर हो जाएगा, यहाँ 3 बाहर हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 1। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ, मैंने आपको बताया था कि x के पावर n का जब आपको इंटीग्रेशन निकालना होता है तो n पे एक पावर बढ़ जाएगी और अपॉन में वही बढ़ी हुई पावर आपके नीचे आ जाएगी और प्लस c। सो वहाँ पे कितना हो जाएगा, x का क्यूब और वही बढ़ी हुई पावर नीचे आ जाएगी प्लस c1, क्योंकि तीनों में कांस्टेंट टर्म्स आएंगे ना, तो मैंने c1 c2 c3 ले लिया। अच्छा, इसमें x की पावर 1 है तो पावर एक और बढ़ जाएगी, तो x की पावर 1 पहले से ही है तो एक पावर और बढ़ जाएगी 2 हो जाएगा और वही बढ़ी हुई पावर नीचे। 1 का इंटीग्रेशन मैंने आपको बताया था, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, हमेशा x होता है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा x प्लस c3। अच्छा मैंने यहाँ कांस्टेंट नहीं करा, c2 ऐड कर लो, ये हो जाएगा x क्यूब प्लस c1, 2 से 2 कट जाएगा तो 2x स्क्वायर प्लस c2 प्लस x प्लस c3, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये तीनों मिलके हमें क्या देंगे, एक नया कांस्टेंट देंगे। तो उस नए कांस्टेंट को मान लो आप c, समझ में। तो इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो ये। सो अब आप देख लो, कभी भी अगर आपके पास फंक्शंस का अगर आप अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हो ना तो सबके अलग अलग कांस्टेंट आएंगे, तो आपको अलग अलग कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है, उन सबको मिला के आप एक नया कांस्टेंट लिख दो c, सुनना है। तो आज के बाद से जब मैं क्वेश्चंस करूंगा तो मैं सबके सेपरेटली सी नहीं, कांस्टेंट टर्म नहीं लिखूंगा, सबको मिला के एक कांस्टेंट सी लिख दूंगा, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड पार्ट। इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। तो मैंने आपको फॉर्मूले में बताया था 1/x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है हमारा, log mod x। ये 1/x का इंटीग्रेशन होता है, समझ में आया। तो आपको ये याद रखना है।
और आपको पता है कि 1/x का इंटीग्रेशन log mod x क्यों होता है? देखो, अच्छा अगर मैंने 1/x का इंटीग्रेशन किया मुझे ये मिला, तो इसका डेरिवेटिव करने पे मुझे ये मिलना चाहिए। भाई अगर 1/x का इंटीग्रेशन करने पे मुझे ये मिला, तो log x का इंटीग्रेशन कर डेरिवेटिव करने पे मुझे 1/x मिलना चाहिए। देखिए, अगर आप log x का डेरिवेटिव करते हैं तो आपको मिलेगा 1/x, ठीक है। और अगर आप log -x का डेरिवेटिव करते हैं तो क्या मिलेगा? तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x, और उसके बाद -x का डेरिवेटिव करोगे तो -1 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/x। तो इससे आपको क्या पता लगा कि log x का भी डेरिवेटिव 1/x है, log -x का भी डेरिवेटिव क्या है? log x का भी डेरिवेटिव 1/x है, log -x का डेरिवेटिव भी 1/x है। तो अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन कर रहा हूँ तो log x भी आएगा, log -x भी आएगा, ठीक है, और log x भी आएगा, log -x भी आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम कैसे लिख सकते हैं? log mod x। समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए मैंने बोला कि अगर आप 1/x का इंटीग्रेशन करते हो, 1/x का इंटीग्रेशन log x भी आएगा और 1/x का इंटीग्रेशन log -x भी आएगा। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम क्या लिखते हैं? log mod x। तो इससे आगे, ठीक है। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में ये 3 पार्ट है, ठीक है, 1 2 3। हम एक एक करके इन सब क्या करते हैं? इंटीग्रेशन। सबसे पहले ये x² इसके नीचे जाएगा, तो x² अपॉन में x² -1 में x², ठीक, x² अपॉन x² हो जाएगा 1 -1 x² dx। आपको पता है ये इंटीग्रेशन अब दोनों के ऊपर चला जाएगा, तो 1 dx -1 x² dx। 1 का इंटीग्रेशन तो क्या आ जाएगा? x प्लस c1। अब देखो, मुझे पता है इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा। दोनों कांस्टेंट को अगर माइनस करूँगा फिर एक नया कांस्टेंट आएगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट, मुझे सेपरेटली नहीं लिखना चाहिए दोनों का ना। जैसे मुझे पता है भाई इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, इसका भी एक कांस्टेंट आएगा, और दोनों को माइनस करके एक नया कांस्टेंट आएगा, तो फिर डायरेक्ट वो नया कांस्टेंट लिखना होता है, ठीक है। यानी आप इसके लिए अलग कांस्टेंट लिख रहे हो, इसके लिए अलग कांस्टेंट लिख रहे हो। तो चलो इस क्वेश्चन में मैं कर दे रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन करेंगे मैं उसके अंदर सेपरेटली सबके लिए अलग अलग कांस्टेंट नहीं लिखूंगा, सब लास्ट में एक कांस्टेंट सी लगा दूंगा पूरे इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। देखो, अच्छा ये जब x² ऊपर जाएगा तो बन जाएगा x⁻² dx, x प्लस c1 -1। अभी आपको पता है कि x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक पावर ऐड होती है, एक पावर ऐड होती है, और वही बढ़ी हुई पावर कहाँ जाती है? नीचे, और कांस्टेंट लगेगा c2, ठीक है। क्या आएगा? देखो, x प्लस c1 माइनस, ये कितना आएगा? x की पावर -1, और यहाँ आएगा -1, और आएगा माइनस का c2। c1 माइनस c2, एक नया कांस्टेंट आएगा। अच्छा, ये कितना? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये x की पावर -1 नीचे आके क्या आ जाएगा? 1/x, और c1 माइनस c2 क्या है? एक नया कांस्टेंट c मान लेता हूँ। तो ये आ गया हमारा इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। अगेन इंटीग्रेशन का साइन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो 2/3 dx प्लस 1 dx। एक पावर बढ़ेगी, एक पावर बढ़ेगी, और यही बढ़ी हुई पावर कहाँ जाएगी? नीचे, और 1 का इंटीग्रेशन x। इसके लिए एक नया कांस्टेंट, इसके लिए एक अलग कांस्टेंट आता है, इसके लिए अलग अलग कांस्टेंट आता। दोनों को आप ऐड करोगे तब भी एक कांस्टेंट आएगा। भाई आप मान लो एक कांस्टेंट 2, आप मान लो एक कांस्टेंट 3, 2 और 3 को ऐड करोगे तब भी तो एक नया कांस्टेंट 5 आएगा। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के सेपरेटली कांस्टेंट नहीं लिखे, इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए मैं एक कांस्टेंट ऐड करता हूँ, ये लो भाई, ठीक है। तो आपको पेपर में यही करना है, ये नहीं सबके लिए आप एक अलग अलग कांस्टेंट ले रहे हो। पूरे इंटीग्रेशन के लिए बस आप एक कांस्टेंट दिखा दो, बहुत है। ये कितना आएगा? एलसीएम लोगे तो आ जाएगा ये 5/3 अपॉन में कितना आएगा? 5/3 प्लस x प्लस कांस्टेंट। इस, अब देखो, अब ये क्या होगा बताओ? ये 3 डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 इंटू एक्स की पावर 5/3 अपॉन में 5 प्लस, तो ये आ गया इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हम करते हैं थर्ड वाले का इंटीग्रेशन। यहाँ पर क्या होगा? इंटीग्रेशन तीनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो x की पावर 3/2 dx प्लस 2 e की पावर x dx प्लस माइनस है -1/x dx, ठीक है।
इसमें क्या होगा, एक पावर बढ़ जाएगी ऊपर +1 अपॉन में वही बढ़ी हुई पावर नीचे, ये जो पावर बढ़ी ना यही पावर नीचे आ जाती है आपकी, प्लस अब 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और बचेगा अंदर EX, और EX का इंटीग्रेशन EX ही होता है, -1 अपॉन x का इंटीग्रेशन log mod x, ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट लगा दो C। इसको एलसीएम ले लो, कितना आएगा, ये आ जाएगा 5/2, यहाँ पे भी आएगा 5/2 प्लस 2 e⁻x माइनस log x प्लस C। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दो तो 2 जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2x⁻5/2 अपॉन में 5 प्लस 2 e⁻x माइनस log mod x। तो ये आ गया फाइनल आंसर, ठीक है, इसका ये फाइनल आंसर और इसका ये, ठीक है। आई थिंक समझ में आया हो आपको क्वेश्चन। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ। देखिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, sin x dx प्लस cos x dx। sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, cos x, ठीक है, ये यहाँ पे cos x हो गया। और cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताओ, cos x का इंटीग्रेशन sin x। तो आंसर क्या आ गया आपका, अच्छा प्लस में c, तो ये आ गया sin x प्लस cos x प्लस c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं सेकंड वाले का, तो cosec को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो cosec मल्टीप्लाई होकर जाएगा cosec स्क्वायर x, cosec cot से मल्टीप्लाई होकर जाएगा cosec x इंटू cot x, और बाहर क्या है आपका dx। अगेन ये इंटीग्रेशन दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो cosec स्क्वायर x dx प्लस cosec x cot x dx। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने जो फॉर्मूले भी आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताए थे कि cosec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है ये हमारा होता है माइनस का cot x, ठीक है ये, और दूसरा cosec x इंटू cot x का जो इंटीग्रेशन होता है ये होता है माइनस का cosec x, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूलेज आपको याद होने चाहिए। सो बताओ क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा माइनस का cot x और यहाँ क्या आएगा माइनस का cosec, और एक कांस्टेंट के लिए c लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब थर्ड करते हैं, देखो अब आपको पता है cosec स्क्वायर 1 के नीचे भी जाएगा और ये जाएगा साइन के नीचे भी, आपको पता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है sec स्क्वायर x। अब देखो नीचे कॉस स्क्वायर है, ऊपर एक साइन है, तो साइन नीचे से कॉस लेके बन जाएगा tan x, और नीचे बन जाएगा, नीचे बचेगा एक cos x। अब 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x, तो ये हो गया sec x, यहाँ हो गया dx। अब इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों के ऊपर, tan x, और यहाँ पे भी आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है tan x, ये फॉर्मूले याद होने चाहिए आपको, ठीक है। और दूसरा tan x sec x का जो डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रेशन होता है वो होता है sec x, ठीक है। तो दोनों याद होने चाहिए। तो बताओ यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारा, sec स्क्वायर का हो जाएगा tan x प्लस सॉरी माइनस है, और sec x tan x का क्या हो जाएगा sec x, और सबके लिए एक कांस्टेंट c हमारा, ठीक है। तो इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है, और इसका आंसर ये है, ठीक है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो एग्जाम्पल नंबर 4 मैं ही कर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल नंबर 4। देखो एग्जाम्पल नंबर 4 में आपको एक फंक्शन दिया गया है, और फंक्शन क्या है 4x³ माइनस का 6, ठीक है। हमें फंक्शन दिया गया है, ठीक है। बोला गया इस फंक्शन का आप इंटीग्रेशन निकालो, ठीक है, इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालो, और इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको कैपिटल F(x) मानना है, ठीक है, समझा। इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको कैपिटल F(x) मानना है, और आपको फाइनली किसकी वैल्यू फाइंड करनी है f(0) की, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले मैं इस फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालता हूँ,
तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताइए। इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, 4x³ dx माइनस 6 dx। 4 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर, x³ dx 6 कांस्टेंट है इंटीग्रेशन से बाहर। x³ का डेरिवेटिव क्या होगा, एक पावर ऐड होगी तो 3 में एक ऐड होगा 4, और वही बढ़ी हुई पावर नीचे -6, 1 का इंटीग्रेशन x, ठीक है, और इसके लिए कांस्टेंट टर्म c ऐड कर दो, 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आएगा x की पावर 4 -6x + c, ठीक है। ये आ गया इस फंक्शन का इंटीग्रेशन। और उसने बोला था कि फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको कैपिटल Fx मानना है, ठीक है। तो ये मेरा कैपिटल Fx आ गया। सो कैपिटल Fx की वैल्यू कितनी आई मेरे पास, x की पावर 4 माइनस का 6x + c। अब उसने बोला था कि मुझे कैपिटल F0 की वैल्यू बताओ, ये कितनी आएगी, तो रखो 0 इसके अंदर, तो 0 की पावर 4 -6 0 + c, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आई c। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब हमें एग्जाम्पल 4 करना है, ठीक है। एग्जाम्पल 4 के अंदर हमें एक फंक्शन दिया गया है, ठीक है, और वो फंक्शन है 4x³ - 6, ठीक है। और बोला गया है कि इस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव फाइंड करना है। एंटी डेरिवेटिव का मतलब इंटीग्रल, और आपसे बोला गया कि इस फंक्शन का जो इंटीग्रल आएगा उसको आपको fx मानना है, ठीक है, fx मानना है, ठीक है। और आपको एक चीज़ और गिवन है इस क्वेश्चन के अंदर, बोल रखा है कि f0 की जो वैल्यू है वो आपको 3 गिवन है ना, ये गिवन है आपको, ठीक है। बोला गया इस फंक्शन का आपको एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रल निकालना है, और इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको कैपिटल Fx मानना है, और f0 की वैल्यू आपको 3 गिवन है, ठीक है। तो फटाफट इंटीग्रेट करते हैं, देखो। सो इंटीग्रेशन ऑफ Fx निकालो, 4x³ + 6 dx। आपको पता है इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अच्छा, अभी मैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बाद में फिर हम डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे अभी तो मैं क्या करूँगी, इंटीग्रेशन इसके ऊपर भेज रहा हूँ, फिर ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर भेज रहा हूँ, लेकिन जब हम थोड़ा 2-4-10 क्वेश्चंस कर लेंगे ना, उसके बाद मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन करूँगा। ये आपको दिखाऊंगा नहीं कि ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर जाएगा, इसके ऊपर जाएगा। मन में सोचना है कि हाँ ये इंटीग्रेशन पहले इसके ऊपर जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, ये इंटीग्रेशन इसके ऊपर जाएगा तो क्या इंटीग्रेशन आएगा, आपको ऐसे करके नहीं दिखाना, ठीक है। 6 dx। अब 4 कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा x³ का इंटीग्रेशन क्या आएगा बताओ। आपको पता है x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है, x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या आता है, n में एक पावर बढ़ती है और वही बढ़ी हुई पावर नीचे आती है ना, +c, यही होता है। तो x³ का जब इंटीग्रेशन करोगे 3 में एक पावर बढ़ेगी 4 हो जाएगी, और वही बढ़ी हुई पावर नीचे, 6 कांस्टेंट है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से बाहर, अंदर बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, और इस पूरे इंटीग्रेशन के लिए एक कांस्टेंट c, 4 से 4 कट गया, सो आ गया x की पावर 4 + 6x + c। इस फंक्शन के इंटीग्रेशन को आपको क्या माना था, fx मानना था ना। बोला गया था इस फंक्शन का जो भी इंटीग्रेशन आएगा उसको आपको fx मानना था। सो हमारे पास fx की वैल्यू कितनी आ गई, fx की वैल्यू आ गई हमारे पास x की पावर 4 + 6x + c। अब हमें क्या गिवन है, हमें f0 की वैल्यू 3 गिवन है, तो इसमें जहाँ जहाँ 0 वो है, क्या नाम है, x वहाँ 0 रख दो, तो 0 का पावर 4 6 0, और इसकी वैल्यू में कितनी गिवन है, 3 गिवन है, तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3, ठीक है। अब हमें करना क्या है, फंक्शन हमारे पास क्या था कैपिटल X हमारे पास था x की पावर 4 6x + c। हमने c की वैल्यू निकाल ली है, x की पावर 4 6x + 3, तो ये हमारा आ गया fx, ये हमें फाइंड करना था, ठीक है। तो ये आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। अब हम देखो हमने सारे लगभग एग्जाम्पल्स कर लिए, ठीक है। अब 7.1 एक्सरसाइज आपको घर पे ट्राई करनी है स्टार्टिंग से, ठीक है।